नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम एससीएस न्यूज़ के इस अंक में। दोस्तों, अगर अभी इसी वक्त बल्कि कल से ही कहा जाए, जो टॉप ट्रेंड चल रहा है इस टाइम वो नो वोट फॉर बीजेपी चल रहा है ट्विटर के ऊपर। और ये कई दिनों से चल रहा है। बायकॉट मोदी, गो बैक मोदी, नो वोट फॉर बीजेपी, ये कंटीन्यूअस ट्रेंडिंग है। हमने कुछ मित्रों से बात की तो कहते हैं कि ट्विटर देखता कौन है? आजकल ट्विटर भी सब लोग देखते हैं। और ये मैसेज सिर्फ जब एक जगह आते हैं तो दूसरी जगह स्प्रेड होने शुरू हो जाते हैं और फिर वो लाखों लोगों के पास, मिलियंस के पास चले जाते हैं कि अल्टीमेटली हिंदुस्तान में ट्रेंड क्या हो रहा है आज की डेट में। तो जगह जगह जब ये नारे लग रहे हैं कि गो बैक मोदी या प्ले कार्ड्स लेके खड़े हैं तो या नो वोट फॉर बीजेपी, तो इसका मतलब कोई एक ज्वालामुखी है जो अंदर सिमर कर रहा है। और शायद यही भारतीय जनता पार्टी की इस टाइम सबसे परेशानी का कारण है कि बिल्कुल पीक स्टेज में आके, जबकि पहली वोटिंग अब सिर्फ कहा जाए तो मुश्किल से 10-12 दिन दूर है और 10 दिन के अंदर-अंदर पहला चुनाव प्रचार थम जाएगा। 17 तारीख को और 19 को वोटिंग होगा। तो वहाँ पर जो सोशल मीडिया का जो ऑनस्लॉट है, वो इतना हेवी हो चला है और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी की कुछ अंदर की भीतरघात, अंतर्द्वंद कई राज्यों में, गुजरात के अंदर भी जो चल रहा है, कई और राज्यों में चल रहा है, उससे वो समझ नहीं पा रहा कि इस लास्ट मोमेंट पे मैं फायर फाइट कैसे करूँ? क्योंकि ये फायर फाइटिंग वाली सिचुएशन आ गई है। मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन अब आभास हो चला है कि शायद देश को एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा और हम ये बात बड़े सोच समझ के, संवेदनशीलता के साथ कह रहे हैं कि देश अब उस दिशा की ओर बढ़ रहा है जहां उसे शायद एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा, एक नया संवेदनशील प्रधानमंत्री मिलेगा। और कुछ मैंने अपने मित्रों से, खास मित्रों से बात की तो एक सिचुएशन जो इमर्ज होके आ रही है कि इस बार शायद एक हंग पार्लियामेंट होगी। ये अभी तक बहुत कम लोग इस बात की ओर चर्चा कर पा रहे हैं, लेकिन इस बार एक हंग पार्लियामेंट होने के चांस बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन नो वोट फॉर बीजेपी इज ट्रेंडिंग नॉट जस्ट ऑन ट्विटर, रादर दिस मैसेज इज गोइंग थ्रू अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू द मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल ऑफ दिस कंट्री। और अब आम जन ने सवाल पूछना शुरू किया है कि तुम जो बोलते हो कि मैं अभी ट्रेलर देखा है और अगले 100 दिनों में मैं सारे भ्रष्टाचारियों को अंदर कर दूंगा। मुझे लगता है कि ये अंदर का डर जो है मोदी का, वो बोल रहा है कि अपना सीना 56 इंच की जगह 86 इंच करके दिखा रहा है, क्योंकि परिस्थितियां विपरीत हैं। विपरीत परिस्थितियों में उनकी बौखलाहट, उनकी तिलमिलाहट बढ़ गई है। उनको जुबान पर काबू नहीं रहा है और वो जुबान के शब्द तो लड़खड़ा रहे हैं, सेंटेंसेस भी लड़खड़ा रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। शायद मानसिक स्थिति पहली बार वो ऐसी फेस कर रहे हैं कि मैं हार सकता हूँ। अभी तक मोदी ने सिचुएशन देखी नहीं थी कि मैं हार भी सकता हूँ। अब जब हार सामने खड़ी हो तो बड़े-बड़े रणधीरों के पैर काँप जाते हैं, उसमें मोदी भला क्या भला है। बातचीत करने के लिए सुनील शुक्ला जी, राजेश ठाकर जी, हेमंत कुमार जी, तीनों का बहुत-बहुत स्वागत है। सुनील जी, क्या कहती है त्रिवेणी? क्या उत्तर प्रदेश का तिलिस्म टूटना बाकी है? बाकी सारे तिलिस्म टूट रहे हैं सर। महाराष्ट्र टूट गया, बंगाल टूट गया, बिहार टूट गया, कर्नाटक टूट गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान टूट गए, दिल्ली टूट गया, हरियाणा टूट गया, सर सिर्फ यूपी रह गया। मुझे लगता है कि शायद उसके अंदर भी कुछ सिमरिंग हो रहा है, ये भी टूट जाएगा सर। धन्यवाद दिनेश जी। आपको क्यों लग रहा है कि यूपी में अभी टूटन नहीं है? मैं नहीं जानता। आप बीजेपी का जो प्रचार है, अगर आप उस पर देखेंगे तो बीजेपी तो पश्चिम बंगाल भी जीत रही थी, बीजेपी कर्नाटक भी जीत रही थी। प्रचार और जमीनी हकीकत दोनों में फर्क है। कल सहारनपुर में प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने रोड शो किया गाजियाबाद में भी। कहा क्या? अगर उनकी बातें आम आदमी को प्रभावित करती हैं तो निश्चित रूप से आपका कहना सही है कि यूपी नहीं टूट रहा है। और अगर आपकी बातें आपके गवर्नेंस के अनुकूल नहीं है तो टूटने की कोई वजह नहीं है, न टूटने की कोई वजह नहीं है। 16 सीटें हारी थी पिछली बार बीजेपी ने, और उत्तर प्रदेश में। जबकि मैं ये मानता हूं कि उस समय
बालाकोट और पुलवामा का एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था और लोग भावनाओं में बहे थे। सामान्य राजनीतिक माहौल में चुनाव नहीं हुआ था जो आज हो रहा है। छोटे छोटे उदाहरण है। यही सोशल मीडिया है जिसके बूते 2014 में सरकार, इस पार्टी ने अपना माहौल बनाया। आज लोग कहते हैं कि इसको देखता कौन है। यही सोशल मीडिया है जिसके लिए बाकायदे आपने एक आर्मी बना रखी है, ट्रोलों की टीम बना रखी है आपने। वो ट्रोल्स आमने सामने आके थोड़े बहस करते हैं कहीं, वो सोशल मीडिया पे ही बहस करते हैं। हो क्या रहा है, मैं 2 उदाहरण दूंगा आपको। एक उत्तर प्रदेश का ही मामला है। उत्तर प्रदेश में एक रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं। पहले वो मोदी जी के समर्थक थे, विरोधी थे, आजकल उनके समर्थक हो गए। जी, जी। उन्होंने अजीत अंजुम का एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से अपलोड किया, जिसमें कुछ लोग अजीत अंजुम से बहस कर रहे हैं आसाराम बापू के किसी स्टोरी को लेकर के। अब गर्मा गर्म बहस हो रही है। उसमें अजीत उस वीडियो को लेकर के उन्होंने अजीत जी के खिलाफ एक टिप्पणी की है। उसके मैं यूं ही मैं देख रहा था तो उसके बाद सैकड़ों लोगों ने उस पर कमेंट किया, सैकड़ों। उसपे एक आदमी ऐसा नहीं है जिसने उनकी उस आईएएस रिटायर्ड आईएएस महोदय की लानत मलानत न कर दी। क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं कहा है दिनेश जी, मैं आपसे कह सकता हूं। दूसरी चीज, सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, योगी जी, राहुल गांधी को देखने वालों की तादाद कितनी है। इन लोगों ने अपने उस व्यवस्था को खत्म कर दिया है कि कोई इस पर टिप्पणी कर सके। क्यों ऐसा है? अगर आपकी इतनी ही लोकप्रियता है तो आपकी ये लोकप्रियता तो दिखनी चाहिए। जो सभाओं में लोग आ रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया भी आप देख लीजिए, किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं वो लाए गए लोग। है क्या कि उत्तर प्रदेश में इस समय उच्च मध्यम वर्गीय जो सवर्ण है वो बीजेपी का समर्थक है, इसमें कोई दो राय नहीं। वह मुखर होकर बोलता है, हर चौराहे पर, चाय की दुकान पर, पानी की दुकान पर बोलता रहता है। और प्लस बीजेपी का अपना प्रचार। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश देख लीजिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जैसे भी हम लोग बात कर रहे थे तो हेमंत जी ने कहा कि 17 सीटों में से 10 सीटें सवर्णों को आपने दे दिया बिहार में। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या रही है? क्या सवर्णों को इतना टिकट दे करके आप जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, सबसे कमजोर वर्ग है, उसके मतों को आप पा सकते हैं क्या? उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में इनके नेता रहे मनोज सिन्हा साहब, जो आजकल यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के। शुद्ध बलिया का संसदीय क्षेत्र है, वहां एक ठाकुर साहब हैं। आजमगढ़ में कहने के लिए तो पिछड़े हैं लेकिन बहुत ही संपन्न व्यक्ति हैं दिनेश यादव निरहुआ। गोरखपुर में रवि किशन जी हैं, शुक्ला जी हैं वो। बस्ती में हरीश द्विवेदी जी हैं, पंडित जी हैं। सिद्धार्थनगर में जगदम्बिका पाल साहब हैं, ठाकुर साहब हैं। देवरिया में रमापत राम त्रिपाठी जी हैं, पंडित जी हैं। आप पूरे के पूरे इलाके को आप देख लीजिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश का विवरण है। इसमें सब आप जो सवर्ण जातियां हैं उनको आपने अपने यहाँ लगा रखा है। कहाँ से आप लोग, आपके साथ लोग आ जाएंगे? एक आप कह सकते हैं कि सलेमपुर में राजभर साहब हैं और लालगंज की सुरक्षित है तो आप किसी सवर्ण को रख नहीं सकते हैं। ये स्थिति आपकी है। तो आपने उन वर्गों के लिए गवर्नेंस में भी आपके पिछड़े हुए हैं, आपके संगठन में भी वो पिछड़े हुए हैं, उनको कोई स्थान नहीं है। कौन आ जाएगा? और अपनी गवर्नेंस की आप बात नहीं करते। मेरा अपना मानना है कि अगर आप अपने गवर्नेंस की बात नहीं करेंगे तो फिर लोग आपके साथ जुड़ने वाले नहीं है। आप 2014 के भाषण याद है मुझको, दिनेश जी, आप तो बहुत शोध करते हैं, मुझे 2014 का एक भाषण दिखा दीजिए प्रधानमंत्री जी का जिसमें उन्होंने हिंदू मुसलमान डिवाइड की बात की हो, जिसमें उन्होंने राम मंदिर की विशालता की या उसके गौरव की बात की हो, उन्होंने वो कपड़े से पहचान जानने वाले उनके भाषण हो। एक भाषण दिखा दीजिए। उसमें उन्होंने गुजरात के विकास मॉडल की बात की, नए भारत के निर्माण की बात की,
पॉलिसी पैरालिसिस दूर करने की बात की, किसानों की आय दोगुनी करने की बात की, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात की। एक बार भी जो आज मुद्दे चल रहे हैं वो नहीं था। हमने तमाम बीजेपी नेताओं के भाषण सुने, वो कहते थे कि राम मंदिर मेरे लिए राजनीति का विषय नहीं, आस्था का विषय है। ये बात होती थी। आज गौरव गान कर रहे हैं आप। 2014 में जो आप बात करते थे, उसके आधार पे आपको जन समर्थन मिला। 2014 ये हिंदू मुसलमान डिवाइड पे आपको नहीं मत मिला है। आज जो बात करना चाहते हैं, मेरा अपना मानना है कि यह जो आपको स्थिति है वो दिखाई पड़ेगी उत्तर प्रदेश में भी। आप जो कुछ भी बिहार में हो रहा है या झारखंड में हो रहा है या महाराष्ट्र में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। आपको वो विजिबल है। अब यहाँ भी आप देखिए ना, यहाँ पे भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जो मिली जुली ताकत है वो चुनौती देने की स्थिति है। एक राजनीतिक माहौल अगर इस देश में सरकार के खिलाफ बना है तो उसके लिए इन दलों के राजनीतिक प्रयास ही हैं, उससे अलग नहीं है वो। और यह आपको दिखाई पड़ेगा। अभी सोचिए आप कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, कौशाम्बी, गाजीपुर, बलिया, भदोही, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, घोसी, सलेमपुर, इनके टिकट तक नहीं डिक्लेयर है, नाम तक नहीं आ पाए। मान लीजिए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए संकट है कि इनके बीच में आपसी विचार विमर्श हो रहा था। ये तो आजाद पार्टी है, लेकिन बीजेपी अपने उम्मीदवार नहीं घोषित कर पाई। ऐसा नहीं कि मैंने सरकार के गवर्नेंस के आधार पर ही जनमत बनता। अच्छी सरकार होती है, 4 बार जीत चुके हैं आप नवीन पटनायक, कोई चुनौती नहीं है बीजेपी की तरफ से, कोई चुनौती नहीं है कांग्रेस की तरफ से उड़ीसा में, क्योंकि गवर्नेंस उन्होंने दिया है और उस गवर्नेंस की बात करते हैं। अगर आप उसकी बात नहीं करते, ममता बनर्जी 3 बार चुनाव जीत करके लगातार चली आई, किसी का कोई सहयोग नहीं। वहां पे कांग्रेस, समाजवादी, वामपंथियों का मत प्रतिशत गिरता चला गया, बीजेपी जगह नहीं बना पाई। गवर्नेंस एक बड़ी चीज है। जब सरकार में आप होते हैं तब आप नारे लगा करके जन समर्थन नहीं पा सकते। और मेरा अपना मानना है कि अगर सरकार अपने गवर्नेंस की बात नहीं करती तो उसको वह लोकप्रियता, वह जन समर्थन नहीं हासिल हो सकता जिसको उम्मीद किए बैठी है। जी। जी। राजेश जी आपके पास आता हूँ, फिर मैं हेमंत कुमार जी के पास आऊँगा।